सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। From the Islamabad studios of Bol Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. गुड इवनिंग, वेलकम टू नेशनल डिबेट। खित्ते में बढ़ते ताकत के अदम तवाजुन ने खित्ते को एक नई जंग की जानिब झोंक दिया है। एक जानिब अफगानिस्तान है, जहां पर अमेरिका 20 साल से ज्यादा अरसा गुजारने के बाद अपनी अफवाज को वहां से इनखला करवा चुका है, लेकिन अफगान तालिबान अब पेशकदमी कर रहे हैं और पेशकदमी करते करते काबुल के अंदर पहुंच चुके हैं। और दूसरी जानिब भारत है, जहां हिंदुत्व और आरएसएस का कॉन्सेप्ट तकवीयत पा रहा है। वहां आज सूरत हाल यह है कि भारत के अंदर अकलियतें तक महफूज नहीं है, भारत के अंदर ख्वातीन तक महफूज नहीं है। भारत के जेर तसल्लुत मकबूजा वादी कश्मीर के अंदर जो जुल्म और बर्बरियत की कयामत बप्पा है वो पूरी दुनिया जान चुकी है। आज भी मकबूजा वादी कश्मीर के अंदर ना तो बुनियादी सहूलियात मैसर हैं, ना इंटरनेट फैसिलिटीज हैं, ना अखबारात की तरसील है और ना ही बच्चे स्कूल जा पाते हैं। आज भी मकबूजा वादी कश्मीर के अंदर शटर डाउन हड़ताल है और मकबूजा वादी कश्मीर के लोग भारत के यौम जमहूरिया को यौम सियाह के तौर पर मना रहे हैं। बात यहीं पर नहीं रुक जाती। पाकिस्तान के अंदर मौजूद तमाम कश्मीरी और कश्मीर के अंदर मौजूद तमाम पाकिस्तानी और तमाम पाकिस्तानी दुनिया में जहां जहां पर मौजूद हैं वो भी भारत के यौम जमहूरिया को यौम सियाह के तौर पर मना रहे हैं। और खास तौर पर भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के गुज़िश्ता रोज के उस ट्वीट के बाद, जिन्होंने हॉरर रिमेंबरेंस डे करार दिया पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस डे को, उसके बाद पूरी दुनिया के अंदर एक खौफ और गम की कैफियत है और मोदी के खिलाफ एक नफरत की कैफियत बढ़ रही है। अभी भारत जो अपने आप को सेकुलर मुल्क कहलाने का दावेदार है, उसके सेकुलर होने का दावा, उसका भांडा हम आपको दलील के साथ और लॉजिक के साथ फोड़ते हुए दिखाते हैं। भारत के अंदर जो कुछ हो रहा है वो क्या है? क्या भारत सेकुलर मुल्क है? ये अब आपके सामने हम रख देते हैं। भारत में गौ माता की रक्षा यानी हिफाजत के नाम पर कई मुसलमानों और दलितों को मौत के घाट उतारने की एक रिवायत कायम है। दस्तयाब आदाद शुमार के मुताबिक 2012 से लेकर 2020 तक भारत में गाय को ज़िबह करने या इसके गोश्त की तरसील के शुबे में रूनुमा होने वाले कुल वाक़यात की तादाद 82 है। इन वाक़यात में 43 मुसलमानों और दलितों को मौत के घाट उतार दिया गया, जबकि 145 अफराद को जख्मी किया गया। 2011 से 2017 के दरमियान के डेटा के तज्जिए से यह बात सामने आती है कि 2017 के आखिर तक गाय की वजह से मुसलमानों को मौत के घाट उतारने के वाकयात में 20% तक इजाफा हुआ है। इसी बुनियाद पर भारत में वसी पैमाने पर मुजाहिरों और जलसों का आगाज हुआ और एक तहरीक नॉट इन माई नेम भी शुरू की गई। आदाद शुमार के मुताबिक 1950 से 1982 के दरमियान 6,933 फिरका वाराना वाकयात भारत में हो चुके हैं, जिनमें से 1,949 वाकयात में 1,598 मुसलमानों को मौत के घाट उतारा गया। 2017 में इंडिया स्पेंड ने रिपोर्ट किया कि 2010 से 2017 के दरमियान गौ माता रक्षा के नाम पर कत्ल किए गए अफराद में 84% मुसलमान शामिल थे। अब इससे अफसोसनाक क्या हो सकता है कि भारत जो अपने आप को सेकुलर मुल्क कहलाने का दावेदार है, वहां पर मुसलमानों के साथ कितना जुल्म और कितनी बर्बरियत की जाती है। आपके सामने एक डाटा शीट रखते हैं और इस डाटा शीट में आपको बताते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ कब कब कितने कितने तशद्दुद के वाकयात हुए। 1964 में कोलकाता फसादात हुए, जिसमें 70,000 से ज्यादा मुसलमानों को अपने घरों से महरूम होना पड़ा। यह 1964 के सबसे बड़े वाकयात में से एक था। 1983 में नीली कत्लेआम, जिसमें 1800 बंगाली निजात मुसलमानों को मौत के घाट उतार दिया गया और इस कत्लेआम की तिवाड़ी कमीशन रिपोर्ट आज तक, जी हां, टिल डेट 2021 तक मंजरेआम पर नहीं लाई गई है। 1969 से 1989 तक गुजरात फसादात कोई नहीं भूल सकता। सैकड़ों मुसलमानों के घरों को नजर आतिश कर दिया गया। सिर्फ 1980 में मुरादाबाद में 2500 मुसलमान कत्ल कर दिए गए। 1987 में हाशिमपुरा कत्लेआम फसादात। उत्तर प्रदेश की सूबाई आर्मर्ड कांस्टेबलरी ने 42 मुसलमान नौजवानों को
हाशिमपुरा के मोहल्ले से उठाया और उन्हें सरेआम कत्ल कर दिया गया। 1992 के मुंबई फसादात को कोई नहीं भूल सकता है। जी हां, 1992 बाबरी मस्जिद को शहीद करने के दौरान होने वाले फसादात में हुजूम और पुलिस की तरफ से 900 अफराद को बहिमाना अंदाज में कत्ल किया गया। 2002 के गुजरात फसादात की अगर बात की जाए, जिनसे खुद आज के भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मुंसलिक थे, उसमें क्या हुआ वो आपको बता देते हैं। गुजरात फसादात में मोदी के वजारत आला के दौर में होने वाले कत्लेआम में अंदाजन 2000 मुसलमानों को जाँ बहक किया गया और मजीद 2 लाख मुसलमानों को बेघर कर दिया गया था। 2013 में मुजफ्फरनगर फसादात की अगर बात हम करें तो उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर में 42 मुसलमानों को मौत के घाट उतारा गया और यह सिलसिला यही नहीं रुकता है। 2020 में दिल्ली फसादात तक बात आगे बढ़ी है। ये तो वो पुरतशद्दुद वाकयात हैं जिसमें मुसलमानों को कत्ल किया गया। अब विजिलेंटी जस्टिस की बात करते हैं, जिसमें हुजूम ने इकट्ठे होकर, यानी पुरहुजूम लोगों ने मुश्तैल होकर मुसलमानों को इक्का दुक्का करके अलग करके उनको कत्ल किया। 18 जून 2019 को झारखंड में 22 साल तबरेज अंसारी को एक हुजूम ने बहिमाना तरीके से तशद्दुद का निशाना बनाया और कत्ल कर दिया। 15 जून 2020 को बेंगलुरु में गांव माता रक्षकों ने मोहम्मद हनीफ को कत्ल कर दिया। 8 अगस्त 2020 को राजस्थान में 52 साल गफ्फार अहमद को जय श्री राम का नारा लगाने पर मजबूर किया गया और उस पर इंसानियत सोच तशद्दुद किया गया। 16 अगस्त 2020 को जम्मू कश्मीर में 40 साल मोहम्मद असगर और 26 साल जावेद अहमद को इंसानियत सोच तशद्दुद का निशाना बनाया गया। 23 अगस्त 2020 को पानीपत में 28 साल अखलाक सुलमानी को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया और उसके दाएं बाजू को, जिस पर 786 लिखा था, आरी से काट दिया गया। और इस तरह के पे दर पे वाकयात होते रहे हैं। अब बात हम करते हैं मकबूजा वादी कश्मीर और हिंदुत्व के कॉन्सेप्ट की। हिंदुस्तान मकबूजा कश्मीर में भी हिंदुत्व को पूरी तरह लागू करना चाहता है। इस ज़िम्न में हिंदुस्तान भर में कश्मीर पॉलिसी पर तनकीद पर भारत सरकार पर तनकीद समझी जाती है और हिंदुत्व और कश्मीर पॉलिसी पर तनकीद की वजह से मारूफ सहाफ़ियों और समाजी कारकुनों मसलन गौरी लंकेश, नरेंद्र डबोलकर, MM कलबर्गरी को भारत में और जबकि शुजात बुखारी और बाबर कादरी को मकबूजा कश्मीर में पुरअसरार हालात में अपनी जानों से हाथ धोना पड़े। कश्मीर में आज़ादी इजहार राय की सख्त तरीन पाबंदी तो है ही, साथ ही साथ वहां ज़राए अबलाग पर भी तवील पाबंदियां लगाई जाती रही हैं। आर्टिकल 35A और 370 को मनसूख करके भारत कश्मीर में अपनी मनपसंद पॉलिसी नाफिज करने की भौंडी हरकत कर चुका है और मई 2018 से जून 2021 के दौरान 630 अफराद को मकबूजा वादी कश्मीर में दहशतगर्द करार देकर शहीद किया जा चुका है। अब बताइए कि ऐसी सूरत हाल में जहां भारत अपने आप को सेकुलर मुल्क होने का दावेदार गर्दानता हो, उसके जेर तसल्लुत मकबूजा वादी कश्मीर समेत भारत के अंदर अक़लियतों के साथ जो जुल्म और बर्बरियत रवा रखी जा रही है, उस पर भारत के यौम जमहूरिया को यौम सियाह कहा जाए या ना कहा जाए। एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट पर बात करने से पहले हम बात करेंगे ट्रेंडिंग टुनाइट की। ट्रेंडिंग टुनाइट आज का हमारा हैशटैग है #ब्लैक डे। #ब्लैक डे मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा प्रोग्राम नेशनल डिबेट बोल न्यूज पर मुलाहिजा करते हैं। ऑन द डिबेट टुनाइट आज के हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं पाकिस्तान के नामवर डिप्लोमैट, पाकिस्तान के नामवर ब्यूरोक्रेट और पाकिस्तान के तर्जुमान दफ्तर खारजा जनाब जाहिद हफीज चौधरी साहब। आज की हमारी दूसरी मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं मिशाल मलिक साहिबा। आप मारूफ हुर्रियत रहनुमा हैं और यासीन मलिक साहब की अहलिया भी हैं। मैं तर्जुमान दफ्तर खारजा जनाब जाहिद हफीज़ चौधरी साहब को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। सर आप तशरीफ़ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज भारत का यौम आज़ादी है, जिसे मकबूजा कश्मीर समेत पाकिस्तान भर में यौम सियाह के तौर पर मनाया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ जब पाकिस्तान का यौम आज़ादी था तो भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में उन्होंने 14 अगस्त को हॉरर रिमेम्बरेंस डे के तौर पर मनाने के हवाले से बात की। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस सर? जी जमील साहब, मैंने बिल्कुल वो देखा ट्वीट। हम ये समझते हैं कि इंतहाई अफसोसनाक ये बात है, क्योंकि देखें आज भारत की जो हालत है वो जितनी इन सेल्फ कॉन्ट्राडिक्शन विद इट सेल्फ है, दुनिया की कोई मॉडर्न डे डेमोक्रेसी नहीं है। एक तरफ तो वो ढोंग ये रचा रहे हैं कि जी उन्हें 1947 में जो लॉस ऑफ लाइव्स हुआ उसके ऊपर रिमोर्स है, लेकिन दूसरी तरफ अगर आज हम देखें तो आज भी भारत में और इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में
हर मुमकिन टूल ऑफ ऑपरेशन यूज़ किया जा रहा है टू वायलेट एवरी सिंगल पॉसिबल ह्यूमन राइट ऑफ स्पेशली मुस्लिम्स, माइनॉरिटीज़ का भी और ख़ास तौर पर मुस्लिम्स का। फिर मकबूजा इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में जो सूरत हाल है, देखें भारत में भी आज समझौता एक्सप्रेस का जो वाक़या हुआ, जो बाबरी मॉस्क का हुआ, जिस तरह वहाँ पे मुसलमानों के साथ जो है वो लिंचिंग की जाती है, जिस तरह उन्हें जो है वो अक्यूज़ किया जाता है, जिस तरह उनकी टारगेटिंग की जाती है लव जिहाद का और जो है वो कोरोना के हवाले से, तो उस पर भारत हमें हैरानगी है, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि पूरी दुनिया को हैरानगी होगी कि भारत किस तरह इवन फेन कर सकता है कंसर्न फॉर द लाइव्स लॉस। तो हम ये समझते हैं कि इंतहाई अफसोसनाक बात है। भारत के कॉल और फेल में जो तजाद है आज वो पूरी दुनिया के सामने है जी। तो फिर हम जो ब्लैक डे मना रहे हैं बिल्कुल ठीक मना रहे हैं। अगर वो हमारे इंडिपेंडेंस डे को हॉरर रिमेम्बरेंस डे कहते हैं तो हम जो फिर मना रहे हैं फिर ठीक मना रहे हैं जिस अंदाज से सिचुएशन है। देखें हम तो जो बात कर रहे हैं ये कश्मीरी, देखें जमील साहब बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि जो पाकिस्तान का योम आज़ादी होता है वो कश्मीरी वहाँ पे योम आज़ादी के तौर पर मनाते हैं। वहाँ पे घरों में चिरागां किया जाता है, पाकिस्तानी फ्लैग्स जो है वो वहाँ पर होस्ट किए जाते हैं जी। बल्कि कश्मीरियों का पाकिस्तान से जो वालिहाना मोहब्बत है उसका मैं आपसे शेयर करूँ कि जब कोई कश्मीरी जो है वो वहाँ पर शहीद होता है तो उसकी ये विल होती है कि मुझे पाकिस्तानी फ्लैग में दफनाया जाए। लेकिन उसके मुकाबले में भारत का जो 15 अगस्त है उसे वहाँ पर योम स्याह के तौर पर मनाया जाता है। उस दिन वहाँ पर ब्लैक फ्लैग जो है वो होस्ट किए जाते हैं। उस दिन वहाँ पर स्ट्राइक होती है, शटर डाउन हड़ताल होती है और पूरी जो है वो इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में पुरअमन मुजाहरे होते हैं। उसके अलावा पूरी दुनिया में जहाँ पे भी कश्मीरी कम्युनिटी है उसे ब्लैक डे के तौर पर मनाती है। तो उसमें तो बिल्कुल कश्मीरियों का फैसला तो वाजे है। इट्स ओनली दैट इंडिया नीड्स टू अंडरस्टैंड दैट। राइट। चौधरी साहब, अमेरिका की जानिब से हाल ही में भारत की जानिब से अपनी अक़लियतों के साथ किए जाने वाले सलूक पर निहायत तशवीश का इजहार किया गया था। इस तशवीश को दुरुस्त अंदाज से ट्रांसलेट क्यों नहीं कर पाए हम लोग भी और अमेरिका के रिस्पॉन्सिबल्स भी? नहीं जमील साहब, मैं ये समझता हूँ कि देखें आज भारत का जो ह्यूमन राइट्स के हवाले से जो ट्रैक रिकॉर्ड है, आज माइनॉरिटीज़ के साथ उनकी जो रवैया है और ख़ास तौर पर मुसलमानों के साथ, वो तो कोई दुनिया से ढका छुपा नहीं है। उसमें आप ये देखें कि ना सिर्फ अमरीकी इदारे की तरफ से बल्कि यूनाइटेड नेशंस की जो ह्यूमन राइट्स मशीनरी है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स और ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनकी तरफ से वेरीफाइबल जो है वो डेटा सब्सटेंशिएटेड प्रूफ दिए गए हैं। तो उसमें भारत का इस वक्त जो है वो ह्यूमन राइट ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो तो पूरी दुनिया के सामने है, उसमें तो किसी को कोई शक नहीं है। राइट। सलामती काउंसिल का प्रेसिडेंट बन चुका है भारत, पाकिस्तान के लिए कोई मुश्किलात खड़ी कर सकता है, डू यू थिंक? देखें पहले तो मैं ये क्लियर करता चलूँ कि भारत सिर्फ 1 माह के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का प्रेसिडेंट बना है फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। लेकिन उसमें भी जब भारत ने ये जिम्मेदारी अज्यूम की तो उससे पहले हमने अपने खदशात का इजहार किया। हमने एक स्टेटमेंट इशू की जिसमें हमने ये कहा कि जी हम तवक्को करते हैं कि भारत अपनी इस जिम्मेदारी को ऑब्जेक्टिवली निभाएगा जो कि रिक्वायरमेंट है उस असाइनमेंट की। लेकिन हमने फिर ये भी देखा कि भारत अपनी उस जिम्मेदारी को निभाने में बुरी तरह से नाकाम हुआ। जब अफ़गानिस्तान के ऊपर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के लिए एक ब्रीफिंग हुई तो उसमें पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर एक दरख्वास्त दी, क्योंकि हम ये समझते हैं कि हम अफ़गानिस्तान के इमीडिएट नेबर हैं, हमारा एक किरदार रहा है अफ़गानिस्तान पीस प्रोसेस के अंदर और अभी भी है। वी स्टिल कंटिन्यू टू होस्ट ओवर 4 मिलियन अफ़गान रेफ्यूजीज़। हमारा एक डायरेक्ट स्टेक है अफ़गान पीस के अंदर। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान को उस ब्रीफिंग में ना बुलाकर भारत ने अपनी जानिबदारी का सबूत दिया। और ये वो बात है, हम पूरी दुनिया को जो कहते हैं कि भारत जब ये दावा करता है कि जी वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनना चाहता है, तो हम ये कहते हैं कि वो तो अपनी एक आर्जी जिम्मेदारी जो है प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर ओनली अ मंथ, उस 1 महीने के लिए नहीं निभा सका, तो दे डू नॉट हैव द क्रेडेंशियल्स टू बी अ परमानेंट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो बिल्कुल हम ये समझते हैं कि वो भारत ने वहाँ पे ऑब्जेक्टिवली अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं किया, उसमें बुरी तरह से नाकाम हुआ है। जिस तरह आपने अभी अफगानिस्तान की बात की है, अफगान हुकूमत भारत के साथ मिलकर ही प्ले कर रही है और एवरीबडी नोज़ कि पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान से मुतालिक जो स्टेटमेंट
अफगान सदर या उनके नायब सदर की जानिब से आए हैं, वो भारत के ईमा के बगैर तो हो नहीं सकते, क्योंकि पाकिस्तान के दफ्तर खारजा और पाकिस्तान की वज़ारत खारजा इस चीज़ से अवेयर है कि ये सारा वहीं से हो रहा है। देखें, दो चीज़ें, हमने एक तो भारत का जो किरदार है अफ़गान पीस प्रोसेस के हवाले से, वो हमने हमेशा उस पर बात की कि जी इंडिया हैज़ प्लेड द रोल ऑफ अ स्पॉयलर जी। तो उसका स्पॉयलर का रोल और उसके स्पॉयलर के रोल की हमें क्लियर एक वजह नज़र आती है कि वो अफ़गानिस्तान में बदअमनी इसलिए चाहता है कि अफ़गान सॉइल को यूज़ कर सके अगेंस्ट पाकिस्तान। हमने 12 इस चीज़ के ठोस शवाहिद प्रेजेंट किए इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने कि किस तरह भारत ने अफ़गान सरजमीन को यूज़ किया पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों के लिए। दूसरा, हमने रॉ और NDS का जो नेक्सस है उसके बारे में भी ठोस शवाहिद दिए। अभी रिसेंटली दासू का वाक़या हो, उसमें हमने बिल्कुल क्लियरली बताया कि किस तरह रॉ और एंड नेक्सस मौजूद था। उससे पहले लाहौर में जो वाक़या हुआ जौहर टाउन में दहशतगर्दी का, और आपके इल्म में हमने पिछले साल एक कॉम्प्रिहेंसिव डोजियर प्रेजेंट किया था जिसमें किस तरह इंडिया की तरफ से एडिंग, अबेटिंग, प्लानिंग, फाइनेंसिंग ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज़ इन पाकिस्तान वो प्लान की जाती हैं और उसके लिए अफ़गान सरजमीन को भी इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरह आपने अभी कहा कि डोजियर्स लास्ट ईयर दिए गए, तो हालिया ये दासू का वाक़या हुआ है, इंतहाई बहीमाना किस्म का वाक़या था। लाइकवाइज द केस इन जौहर टाउन वो भी हुआ, तो हमने तमाम तर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में वो चीज़ें रख दी। क्या इसके भी डोजियर्स इंटरनेशनल फोरम पे जो कंसर्न या रेलेवेंट फोरम्स हैं वहाँ पर हमने प्रोवाइड करने हैं, किए हैं, या हमारा इरादा क्या है फर्दर? देखें, इसमें सबसे पहले तो हम एक ऑफिशियल सरकारी सतह पर म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस की दरख्वास्त भेज रहे हैं अफ़गानिस्तान को, क्योंकि हमारे पास इस चीज़ के शवाहिद मौजूद हैं कि उसकी प्लानिंग और उसके लिए मटीरियल सपोर्ट अफ़गानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करते हुए हुई। तो हम उसके लिए एक बाकायदा तौर पर म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस की दरख्वास्त जो है वो अफ़गान हुकूमत को भेजेंगे। लेकिन उसके अलावा हम हर प्लेटफॉर्म के ऊपर इस इशू को उठाएंगे, हमने पहले भी उठाया। लेकिन मैं साथ आपसे ये भी जमील साहब बात करता चलूँ कि देखें, ये जो दासू का वाक़या हुआ इसके मकासद क्या थे? क्या इसके मकासद थे कि पाकिस्तान में जो चाइना की इन्वेस्टमेंट्स हैं, पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो इकनॉमिक कॉपरेशन है उसे किसी तरह डैमेज किया जाए। लेकिन अगेन इसमें भी मैं ये समझता हूँ कि बुरी तरह से नाकामी हुई हमारे दुश्मन कुव्वतों को, क्योंकि उससे पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो इकनॉमिक कॉपरेशन है वो तो और ज़्यादा मजबूत हुआ है दोनों साइड से। जब हमारे फॉरेन मिनिस्टर तशरीफ़ ले गए चाइना के दौरे पर चेंगडू में, तो उन्होंने और फॉरेन मिनिस्टर वांग यी ने जॉइंट जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया कि ना सिर्फ ये कि हम इन इकनॉमिक कॉपरेशन को मुतासर नहीं होने देंगे, बल्कि उसे और तेज़ करेंगे, उसे और एक्सपैंड करेंगे। जितने भी प्रोजेक्ट हैं पाकिस्तान में चाइनीज़ कॉपरेशन के साथ हो रहे हैं, चाहे वो CPEC के हैं या अदर इकनॉमिक कॉपरेशन के, उन्हें टाइमली मैनर में कंप्लीट किया जाएगा। हमने ये देखा कि पाकिस्तान और चाइना हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े हुए, ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनर्स जिन्हें हम कहते हैं। और हमने ये भी देखा कि जब भी कोई इस तरह की कोशिश की गई हमारी दुश्मन कुव्वतों की तरफ से, उसके नतीजे में पाकिस्तान और चाइना का कॉपरेशन मज़ीद बढ़ा और हमारी दोस्ती मज़ीद मुस्तहकम हुई। राइट। ये जो अभी हाल ही में पाकिस्तान के अंदर ट्रेंड्स बनने का एक सिलसिला शुरू हुआ, और हमारी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ने भी उसके ऊपर ठीक ठाक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं। ये ट्रेंड्स जो बन रहे हैं और उसके अंदर इंडियन ट्वीट्स हो रहे हैं, ये किस लेवल की प्रोपेगेशन है? क्या पाकिस्तान का इमेज इंटरनेशनली डिस्टॉर्ट करने के लिए है, या फिर मुताद्दिद जो फोरम्स हैं लाइक फैटफ और दीगर, उसमें पाकिस्तान को ख़राब करने का एक तरीक़ाकार है जो भारत मज़मून हमेशा से इस्तेमाल करता है? देखें, सबसे पहली तो आपने बात ये की कि इसकी नौयत, यानी आप का सवाल जैसे मैं समझाऊँ कि उसे कैरेक्टराइज हम कैसे करते हैं जी। हम ये समझते हैं कि जी ये स्टेट स्पॉन्सर्ड है, ये भारत की रियासत की तरफ से एक मनफी प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किया जा रहा है। तो इसे बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि ये डायरेक्ट अंडर द पैटर्नेज ऑफ स्टेट, इंडियन स्टेट उनकी तरफ से जो है वो किया जा रहा है। आपने ये देखा कि जो EU डिसइंफो लैब की रिपोर्ट आई जी, इंडियन क्रॉनिकल्स के नाम से, उसमें क्लियरली बताया गया कि किस तरह भारत ने जाली वेबसाइट्स क्रिएट की, किस तरह उन्होंने जाली थिंक टैंक्स बनाए, किस तरह जाली उन्होंने फेक IDs क्रिएट की, और किस तरह उन्होंने दुनिया के मुख्तलिफ और ममालिक को भी यूज़ किया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा के लिए। तो अभी भी हम ये देखते हैं, जिस तरह आपके इल्म में है,
अफगान एम्बेसडर की बेटी का जो वाक़या हुआ, तो उसमें वाक़ये के फ़ौरन बाद एक फेक पिक्चर जो है वो वायरल कर दी गई सोशल मीडिया पर। जी बिल्कुल। जो कि अफगान एम्बेसडर की बेटी की पिक्चर नहीं थी, वो पेशावर से एक जो है ख्वाजा सरा की पिक्चर थी। तो मकसद ये है कहने का, और वो पिक्चर भी जो है वो उसे फिर भारत के अंदर जो वेबसाइट्स मौजूद हैं, भारत के जो ट्विटर हैंडल्स हैं, उन्हें यूज़ करके जो है वो उसे वायरल किया गया। तो भारत की इस सिलसिले में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो मनफी प्रोपेगेंडा है, और जिस तरह मैंने पहले भी बात की कि रॉ और NDS का जो एक नेक्सस है वो तो बिल्कुल वाज़ेह है जमील साहब, उसमें हमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमारे पास सलाहियत है, हमने जिस तरह ये दहशतगर्दी का वाक़या हुआ, जिस तरह ब्लाइंड केसेस को हमने ट्रैक किया, ट्रेस किया, हम ज़िम्मेदारों तक पहुँचे, इसी तरह ये जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मनफी एक प्रोपेगेंडा है उसे हमें काउंटर करने की भी हमारे पास सलाहियत है। लेकिन मैं आपसे एक चीज़ शेयर करता चलूँ कि पाकिस्तान की पॉलिसी मनफी प्रोपेगेंडे का जवाब मनफी प्रोपेगेंडा से देना नहीं है। एब्सोल्युटली। हम भारत के झूठ का जवाब सच से देते हैं और उनके प्रोपेगेंडा का जवाब हम बाय प्रोवाइडिंग ट्रू एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन देते हैं। ये अफगान एम्बेसडर की बेटी का जो वाक़या हुआ था, उसके बाद वो मोहतरमा 3 मुख्तलिफ ज़बानों में इंटरव्यू दे चुकी हैं, आपके नॉलेज में होगा। तो आपको लगता है कि ये भी उसी प्रोपेगेशन का हिस्सा है कि इंटरनेशनली पाकिस्तान के इमेज को डिस्टॉर्ट किया जाए? जी देखें जमील साहब, अगेन ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है। जब ये वाक़या हुआ, जो ही हमें अफगान एम्बेसडर की तरफ से अप्रोच किया गया जी, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हुकूमत की तरफ से हर तरह के उन्हें ताउन की यकीन दहानी कराई गई जी। एक कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन फौरी तौर पर लॉन्च कर दी गई और पाकिस्तान की टॉप लीडरशिप की तरफ से उस पर स्टेटमेंट्स आई। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने खुद ये कहा कि इस इन्वेस्टिगेशन को फौरी तौर पर कंप्लीट किया जाए और जो भी इसमें कोई जिम्मेदार हैं उन्हें कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि जूँ जूँ हमारी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती गई, हमें इस चीज़ के शवाहिद मिले कि जो अफगान एम्बेसडर की साहिबजादी हैं, जो वो फरमा रही हैं, वो फैक्ट्स के साथ जो है वो बिल्कुल इन कॉन्ट्राडिक्शन है, वो उसके साथ कोरोबरेट नहीं होता। हमारे पास वो उन तमाम जो 4 टैक्सीज उनने यूज़ की, उसका सारा हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है। उनके ड्राइवर्स को हमने इंटरव्यू किया, उन टैक्सीज़ के ऑनर्स को इंटरव्यू किया गया, फिर जहाँ जहाँ वो गई हमारे पास कैमरा फुटेजेस उसकी मौजूद है। तो उन सारी चीज़ों के साथ फिर अफ़गानिस्तान से एक टीम आई, हमने उनके साथ ये तमाम चीज़ें शेयर की, हम उन्हें उन तमाम जगहों पर लेकर गए जहाँ पर अफ़गान एम्बेसडर की बेटी जो है वो गई, हमने उनके साथ वो फुटेजेस शेयर की। तो ये इंतहाई अफसोस की बात है कि इस तरह की चीज़ों को पाकिस्तान के मुखालिफ एक जो मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा है उसके लिए इस्तेमाल किया जाए। लेकिन हम फिर भी ये समझते हैं कि जी हम किसी को भी स्पॉयलर्स को पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो रिलेशन है उन्हें डैमेज नहीं करने देंगे, क्योंकि देखें ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जमील साहब जी कि ये लोग जो है ये अफ़गानिस्तान के अवाम को रिप्रेजेंट ट्रूली नहीं करते। अफ़गानिस्तान के अवाम आज भी पाकिस्तान से जो है वो मोहब्बत करते हैं और उन्हें इस चीज़ का एहसास है। पाकिस्तान की जो कुर्बानियाँ हैं, पाकिस्तान की जो कुर्बानियाँ हैं अफ़गान रेफ्यूजीज़ को होस्ट करने के लिए, पाकिस्तान की जो कुर्बानियाँ अफ़गान पीस प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए, मैं आपको बताऊं पाकिस्तान ने $1 बिलियन से ज़्यादा अफ़गानिस्तान में डेवलपमेंट के लिए जो है वो पैकेज बनाया, जिसमें से मोर देन $500 मिलियन हैव ऑलरेडी बीन स्पेंट। उसमें पाकिस्तान ने वहाँ पर हॉस्पिटल्स बनाए, यूनिवर्सिटी हॉस्टल्स बनाए, रोड्स बनाई। पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में 50,000 से ज़्यादा अफ़गान स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। 6,000 से ज़्यादा जो है वो हमने फुली फंडेड स्कॉलरशिप दिए। और जब विमेन एम्पावरमेंट की बात होती है, पाकिस्तान अफ़गान जो विमेन हैं उनकी एम्पावरमेंट के लिए अ लार्ज नंबर ऑफ दी स्कॉलरशिप जो है उसे रिज़र्व किया हुआ है सिर्फ अफ़गान लड़कियों के लिए, ख़वातीन के लिए। तो हम तो ये समझते हैं कि ये इंतहाई अफसोसनाक बात है जिसका ज़मीनी हक़ाइक़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मनफी प्रोपेगेंडा किया। बिल्कुल इसी बात को मैं आगे बढ़ाऊँगा। जिस तरह आप ख़वातीन की बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान तो ये कर रहा है अफ़गान ख़वातीन के हवाले से, और पाकिस्तान दुनिया भर की ख़वातीन की रिस्पेक्ट करता है, अपने मुल्क की ख़वातीन की रिस्पेक्ट करता है। लेकिन पाकिस्तान में अगर एक इंडिविजुअल कोई इंसिडेंट होता है, आई एम रेफरिंग टू नूर मुकद्दम्स केस, जिसको इंडिया में और अफ़गानिस्तान समेत इंडिया में बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया पाकिस्तान के इमेज को ख़राब करने के लिए,
तो पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस इस सारी सिचुएशन से अवेयर है कि वहाँ क्या हो रहा है, पाकिस्तान के अगेंस्ट किस तरह प्रोपगेशन हो रही हैं? जी देखें, सबसे पहले तो मैं ये बात करूं कि जो नूर मुकद्दम का वाक़या हुआ इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, लेकिन उसमें आपने ये देखा कि किस तरह स्टेट जो है, जो पाकिस्तान की रियासत है, वो किस तरह जो है वो उसने एक्ट किया, किस तरह वो इस वक्त विक्टिम के साथ खड़ी हुई है, उसकी फैमिली के साथ, किस तरह हर सतह से इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ये बयान आया कि जी हर सूरत में उसे इंसान, और किस तरह उसके अंदर एक ऑब्जेक्टिवली इन अ ट्रांसपेरेंट मैनर, आप मीडिया में हैं, आप खुद उसे फॉलो कर रहे हैं कि किस तरह वो तफ्तीश आगे बढ़ रही है। चौधरी साहब स्टूडियोज में तशरीफ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वातीन हज़रात, यहाँ एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ मारूफ हुर्रियत रहनुमा मिशाल मलिक साहिबा मौजूद होंगी, उनसे गुफ्तगू होगी आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में मारूफ हुर्रियत रहनुमा मिशाल मलिक साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम मजीद बातचीत करेंगे। मिशाल मलिक साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान समेत मकबूजा वादी में आज भारत के यौम आज़ादी को यौम स्याह के तौर पर मनाया जा रहा है, इस पर तो हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले आप ये बताइएगा कि यासीन मलिक साहब की तबीयत कैसी है, उनकी रिसेंट सिचुएशन के हवाले से आपके पास क्या अपडेट है, हमारी पब्लिक के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिशाल साहिबा जी, बहुत शुक्रिया। उनकी हालत हम सब के लिए बहुत तशवीशनाक है, स्पेशली फैमिली के लिए, क्योंकि हमें कोई उनका अता पता ही नहीं है कोई ख़ास, क्योंकि उनके साथ डायरेक्ट राब्ता टेलीफोनिक राब्ता, ये कोई वीडियो टॉक कभी भी अलाउ नहीं की गई, और 3 साल होने को आ रहे हैं और उनको एक सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में एक डेथ सेल में रखा हुआ है। मगर ये मुझे पता है कि वो तिहाड़ की डेथ सेल में है जो 5 बाई 7 फीट का है, और वहाँ पे एक ओपन टॉयलेट है, और उनका दुनिया के साथ कोई राब्ता नहीं है। फैमिली के साथ भी, हम लोगों के साथ, मेरी मदर इन लॉ के साथ भी कोई राब्ता नहीं था, मगर कुछ अरसे से टेलीग्राम के थ्रू वीक में एक दफ़ा या महीने में एक दफ़ा 1-2 लाइनर्स आ जाते हैं कि वो खैरियत उनकी पता चल जाती है कि वो ज़िंदा हैं। उसके अलावा हमें कुछ पता नहीं है। उनके केसेस के अंदर उनके ख़िलाफ़ जो झूठे केसेस खोले हुए हैं, उसके थ्रू वो एक स्पीडी डेथ ट्रायल उनके ख़िलाफ़ खोली हुई हैं, झूठे मुकदमे, जिसके तहत वो उनको पनिश करना चाहते हैं। और एक उनको इन 2-3 सालों के अंदर 2-3 दफ़ा हमें ये रिपोर्ट्स मिली थी कि उन्होंने उनके ऊपर फ़िज़िकल टॉर्चर भी किया गया है। मेंटल टॉर्चर तो हो ही रहा है, और उनको दवाइयाँ भी नहीं दी जा रही जो उनकी लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, और उनकी हालत भी बहुत वीक है। मगर कुछ अर्सा पहले उनकी एक फ़ोटोग्राफ जो थी, उनकी कोर्ट हेयरिंग जो ऑनलाइन थी, उसकी वायरल हो गई थी, तो वो मैंने भी शेयर की सोशल मीडिया पे, शायद आपने भी देखी हो। आप पहचान नहीं सकेंगे उनको कि 2-3 सालों के अंदर वो इतने फ्रेश, इतने एनर्जेटिक थे, और वो बिल्कुल ही वाइट हो गए, उनके सारे बाल और दाढ़ी के और सिर के बाल ही कोई नहीं रहे, क्योंकि उसमें सिर में इन्फेक्शन हो गया। यही है अपडेट मेरी तरफ से। राइट। अच्छा मिशाल मलिक साहिबा, कश्मीर को जबरन ज़ब्त करने की मुबैना कोशिश के बाद भारत ने कश्मीरी रहनुमाओं को उन पर मज़ीद पाबंदियाँ आयद करना शुरू कर दी, उनको मज़ीद पाबंदियों का शिकार करना शुरू कर दिया। इन पाबंदियों के असरात को कम करने के लिए कुछ नाम नेहाद कश्मीरियों ने, खुद साख्ता मकबूजा कश्मीर के रहनुमाओं ने मोदी साहब से APC के दौरान मुलाकात की। अब क्या आप उस APC के एजेंडे से वाकिफ़ थी कि क्या होने जा रहा है, और उस मुलाकात के बाद कुछ निकला भी है या नहीं निकला है? देखिए, वो तो एक होकस पोकस मीटिंग थी, और वो मोदी सरकार की बेसिकली एक तो इंटरनेशनल प्रेशर बहुत ज़्यादा है। हिंदुस्तान ये बात ओपनली माने या ना माने, मगर जो उनका इमेज इंटरनेशनली 5 अगस्त के बाद जो टेयर अपार्ट किया है दुनिया भर के अंदर, जो उन्होंने एक जेनोसाइड का ऑर्डर दिया था, मगर हिंदुस्तान की जो खूनी सरकार है उसने इस कोरोना को एज अजाब नहीं लिया, बल्कि इसको एज एन अपॉर्चुनिटी मिस यूज़ किया, कि जब पूरी दुनिया के अंदर इंटरनेशनली 5 अगस्त 2019 के बाद शोर मचा, आवाज़ें उठी, हर जगह पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट हुई, उन चंद महीनों के बाद जब दुनिया में लॉकडाउन हुआ तो दुनिया का फोकस कोरोना के ऊपर चला गया, उसको फाइट करने में। उसका फ़ायदा उठा के उसने और नस्ल कुशी कश्मीरियों की और ज़्यादा मज़ीद लोगों को वहाँ पे सेटल किया, इंडियंस को। इस वक्त भी जो इनकी मीटिंग APC की हुई है, जो पपेट इनके सो कॉल्ड लीडर्स हिंदुस्तान ने बनाए, जिनका 1 to 2% भी नहीं
वहाँ पे फॉलोइंग या वोटर टर्नआउट जो सो कॉल्ड इलेक्शंस होते हैं, तो वहाँ डीलिमिटेशन के प्रोसेस को डिस्कस किया गया है। इन्होंने जो हमें रिपोर्ट्स आई हैं अंदर की मीटिंग की, वो यही आई हैं कि वहाँ पे कोई स्टेटहुड अभी तक वापस नहीं किया जा रहा। और जब आर्टिकल 370 और 35A की एब्रोगेशन की बात होती है, तो उस पर भी जो सोर्सेज या जो अखबारों में अब आई हैं बातें, कि उन्होंने कहा है कि वो भी सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी। इसलिए वहाँ के जो पपेट लीडर्स उन्होंने बनाए, उनकी मार्जिनलाइज हो रही है पोजीशन, और हिंदुस्तान के जो बीजेपी के लोग वहाँ पे सेटल कराए जा रहे हैं और आरएसएस के, उनको ज़्यादा सीट्स अलॉट की जा रही हैं, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन बट ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफी। क्योंकि जम्मू में तो ऑलरेडी इन्होंने डेमोग्राफी को वहाँ पे वाइप आउट कर दिया था, जो मेजॉरिटी मुस्लिम एरिया था वहाँ पे मेजॉरिटी मुस्लिम से 1947 में यही आरएसएस ने डेमोग्राफी को चेंज किया, तो वहाँ इन्होंने हिंदुओं को सेटल किया हुआ है उनकी सीट से। उसी तरह वो कश्मीर में पॉपुलेशन भी साइमल्टेनियसली चेंज करना चाह रहे हैं। वहाँ पे 40 लाख से ऊपर डोमिसाइल्ड इंडियंस को वहाँ के मिल चुके हैं। मिसाल मलिक साहिबा, ये बात जो कही जा रही है ये मुख्तलिफ फोरम से मुसलसल आ रही है कि मकबूजा वादिया कश्मीर के अंदर आबादी के तनासुब को बदल कर वहाँ पर किसी और तरीके के साथ दुनिया को दिखाने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ हिंदू ज़्यादा आबाद हैं और मुसलमान कम आबाद हैं। तो इस मामले के ऊपर, जिसको आप डेमोग्राफिक चेंज का नाम दे रही हैं या पॉपुलेशन इम्बैलेंसमेंट का नाम दे सकते हैं, तो वो इंटरनेशनल कम्युनिटी इससे आगाह है कि हो क्या रहा है वहां पर? देखिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी आवाज़ उठाती है, मगर क्योंकि कोविड में ही सारी दुनिया चली गई उसी पे अंदर, अब आहिस्ता आहिस्ता उससे निकल रही है। अब OIC की जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑब्जर्वर्स का जो ग्रुप यहाँ पर आया है, आज़ाद कश्मीर भी गया है, उसको मकबूजा कश्मीर जाने का मैंडेट था, मगर उसको इजाज़त हिंदुस्तान ने नहीं दी, तो वो भी उस तरीके से भी एक्सपोज हुआ है। फिर यूरोपियन पार्लियामेंट के 16 मेंबरान ने जो लेटर लिखा है, जिसमें खुल के उन्होंने बहुत स्ट्रांगली हिंदुस्तान की ह्यूमन राइट्स वायलेशंस मकबूजा जम्मू कश्मीर में एक्सपोज किए। फिर इन 2 सालों के अंदर अगर हम देखें, जो 5 अगस्त के बाद US कांग्रेस की 2 हेयरिंग्स हुई हैं, इसके ऊपर ब्रिटिश पार्लियामेंट की रिपोर्ट आई है, UN ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट्स आई हैं, 2 सिक्योरिटी काउंसिल के 53 ईयर्स के बाद ऑलमोस्ट क्लोज डोर सेशंस हुए हैं। फिर चाइना की डायरेक्ट इंटरेस्ट आ गया है LAC के अंदर, जब से 5 अगस्त का ये एक्शन लिया है हिंदुस्तान ने। रीजन के अंदर भी आप देख लें जो प्रोटेस्ट हुई हैं इस डेमोग्राफी के ख़िलाफ़, क्योंकि इसके साथ 370 नहीं 371 भी टारगेट किया जाता है। बहुत सी मूवमेंट्स इंडिया में चल रही हैं। फिर काला पानी को नेपाल की जगह अपने मैप में डालना, फिर बांग्लादेश का ढाका का देख लें, ढाका में 3 लाख लोग, सबसे बड़ी जो प्रोटेस्ट साउथ एशिया में हुई थी इस एक्शन के ख़िलाफ़, वो उनकी निकली है। तो रीजनली भी देख लें और इंटरनली भी जो वो एक्शंस इंडिया ले रहा है इस टाइम पे, और फिर जो ग्लोबल भी आप देख लें। अब मुझे काफ़ी उम्मीद लग रही है कि अब आहिस्ता आहिस्ता फिर से हम उसी चीज़ के ऊपर वापस जाएंगे जो असल ग्लोबल और सबसे पुराने मसले हैं ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी के, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया जो थी वो अपनी हेल्थ को सेफ गार्ड करने के लिए हेल्थ वर्कर्स की बात की जा रही थी। उससे भी अब 4th वेव है, अल्लाह करे सारी दुनिया इस क़यामत से निकले, ताकि जो कोर पुराने जो मसले जिनकी वजह से न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट्स हैं और जो खूनी जंगी जुनून है मोदी सरकार को, उससे निकाला जाए इस खित्ते पूरे को। मैं सिर्फ कश्मीरियों की बात नहीं करी, पूरे खित्ते की तबाही और अमन जो है वो कश्मीर के पुरअमन हल के साथ है। मिसाल मलिक साहिबा, ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है और साथ साथ हमारी उम्मीदें भी अपनी जगह पर दुरुस्त हैं, लेकिन जिस तरह से सलामती काउंसिल का मामला हो या UN जनरल असेंबली का मामला हो, पाकिस्तान ने जहां जहां ज़रूरत पड़ी इस बात को न सिर्फ उठाया बल्कि इंटरनेशनलाइज भी किया मकबूजा वादिया कश्मीर के मामले को। अब 1 महीने के लिए भारत को सलामती काउंसिल का सदर बना दिया गया है। आपको लगता है कि इससे कोई मजीद खतरनाक किस्म का डेंट पड़ सकता है कश्मीर कॉज को भारत के इस तरह से सलामती काउंसिल के सदर मुंतखब होने से? देखिए, ये एक नॉन परमानेंट मेंबर तो है ही, मगर ये बड़ा हाईली कंडेमेबल है कि दुनिया की जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं कि एक पूरा मंथ इनको इसकी प्रेसिडेंसी मिली जाए सिक्योरिटी काउंसिल की। अब लेट्स सी कि इसमें ये क्या कर सकते हैं, क्योंकि मैं समझती हूँ कि इंटरनली भी इंडिया इतना वीक हो गया और रीजनली भी अगर देखें अमेरिकन एग्जिट जो अफगानिस्तान से हो रहा है रीजन पूरे का, और चाइना भी लॉगर हेड्स पर है, तो बहुत ज़्यादा इसको सिर्फ अब कश्मीरियों की तरफ से एजिटेशन नहीं आ रही है,
जो 70 सालों से हम कर रहे हैं। हमारी तो तहरीक नहीं दबा सका, इंटरनली भी जो तहरीकें और जो माइनॉरिटीज़ के साथ हो रहा है, इवन जो मॉडरेट हिंदूज़ हैं वो भी उसके ख़िलाफ़ खड़े होते जा रहे हैं। अपना इसका भाई खड़ा हो गया है इसके ख़िलाफ़ सड़कों के ऊपर। तो ये मैं का तो इसलिए जो इनका इंटरनल है, और फिर रीजनल प्रेशर बहुत चीज़ होती है कि नेबरहुड में भी इनकी वो गुडविल नहीं बनती जा रही जो इन्होंने अज़ाइम अखंड भारत के किए थे। तो मैं समझती हूँ कि इनको ये सोचना पड़ेगा कि अगर जो कुछ भी ये यहाँ पे कोई ब्लंडर्स कर देंगे इस एक महीने में, मैं नहीं समझती कि दुनिया उसको मानेगी, क्योंकि एक महीना एक बहुत शॉर्ट टाइम होता है। बेशक वो एक पावरफुल पोजीशन है, बट आई थिंक कि ये जो अदारे हैं, जब सबसे बड़ा वोलेटर है इंटरनेशनल लॉ है, सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस का वोलेटर है हिंदुस्तान, तो ऑन व्हाट बेसिस, ऑन व्हाट लेजिटिमेसी कि वो यहाँ पे सदारत उसको मिली जाए जिसने सबसे ज़्यादा इस टाइम पे, इस दौर में सबसे ज़्यादा वायलेट किया है इंटरनेशनल जिनीवा कन्वेंशंस, इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स को। और कोविड की तो धज्जियाँ रेड़ दी हैं इसने हिंदुस्तान में भी और कश्मीरियों के साथ। जो ओवर पॉपुलेट प्रिजन्स किए हुए हैं पूरे हिंदुस्तान में, कश्मीरियों को भरा हुआ है वहाँ पे, जैसे डरमों में बंद किया होता है, एक ओवर ऑक्यूपेंसी है प्रिजन्स के अंदर, वहाँ पे जो जेल रूम्स हैं। तो वहाँ पे जो हालत है, यहाँ तो दुनिया भर में प्रिजनर्स को रिलीज़ किया जा रहा है कि कोविड ना फैले। तो पता नहीं क्या है इसमें, इनकी सैंक्टिटी अब क्या रहेगी इस पूरे महीने में कोई भी एक्शन अगर लिया जाए। फातिमा उस्ताद, एक ब्रेक, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मिसाल मलिक साहिबा, अब हमारे यहाँ जाहिर है कि भारत के इंडिपेंडेंस डे को यौम स्याह के तौर पर मनाया जाता है और उसकी लॉजिकल रीजनिंग है, पूरी दुनिया उससे वाकिफ है। मकबूजा वादी कश्मीर में जो बर्बरियत बपा रखी गई है गुज़िश्ता 74 साल से हम सब के सामने, और ख़ासतौर पर गुज़िश्ता 2 साल से। लेकिन इसके बावजूद इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने गुज़िश्ता रोज़ एक ट्वीट किया और पाकिस्तान के यौम आज़ादी को और पार्टीशन को उन्होंने हॉरर रिमेम्बरेंस डे के तौर पर डिक्लेयर किया। तो ये किस तरह की वन साइडेड मुतासिबाना किस्म की सोच है कि एक मुल्क है जो आपको बाकायदा तौर पर कोविड के बुरे हालात में भी पीस जेस्चर के तौर पर ऑफर करता है, और आप यानी हमारी शहर और मकबूजा वादी कश्मीर के अंदर जो जुल्म ढाते हैं वो पूरी दुनिया के सामने है। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस मिसाल साहिबा? आई थिंक एक्चुअली इट्स समथिंग टू लाफ एट, क्योंकि सबसे बड़ी हॉरर स्टोरी तो मिस्टर मोदी और उनकी आरएसएस की हिस्ट्री है अगर देखा जाए। और जो हाल हुआ वहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने जिस तरीके से माइनॉरिटीज़ को, ख़ासतौर पे मुस्लिम को टारगेट किया गया, पूरी दुनिया ने कायदे आज़म की बात को माना और आज पूरी दुनिया इस बात को और भी ज़्यादा मान रही है। 70 सालों से ऊपर हो गया, 74 ईयर्स का पाकिस्तान हो गया, एंड 1 ईयर 74 ईयर्स एंड 1 डे ओल्ड, कि ये आज के दिन और भी ज़्यादा पता चलता है दुनिया को कि वो जो फ़िलासफ़ी थी कायदे आज़म की, 2 नेशन थ्योरी की, वो कितनी पिवटल थी, कितनी इम्पोर्टेंट थी। वरना तो ऐसा एक्सटिंक्ट कर देना था अगर इस तरह की डेवलपमेंट पॉलिसीज़ की। आप सोच भी नहीं सकते इस वक्त किस कर्ब, किस अजाब में हिंदुस्तान की माइनॉरिटीज़ हैं। और इस वक्त मकबूजा जम्मू कश्मीर की जो अवाम है वो 70 सालों से नहीं मानती है हिंदुस्तान की जबरन कब्ज़े को। ये यूएन के अंदर सबसे पुराना मसला है ये और पैलेस्टाइन का। हमारी उससे पहले की भी तहरीक है, डोगरा के रूल के ख़िलाफ़ भी खड़े हुए थे कश्मीरी। हम कभी भी ग़ुलामी को नहीं तस्लीम कर सकते और हमारी मुसलसल तहरीक चलती रहती है, चाहे कभी उसके अंदर ज़्यादा शहादतें हों चाहे कम हो, मगर तहरीक में एक लम्हा भी कमी अपने जज्बे में नहीं आती। तो ये तो नेचुरली ब्लैक डे है, हिंदुस्तान कैसे मना सकता है ये दिन? क्या सैंक्टिटी है, क्या लेजिटिमेसी है जब उसने एक पूरी कौम की आज़ादी का हक जो है, बर्थ राइट जो यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स चार्टर के मुताबिक है, वो ही छीना हुआ है। तो उसके पास क्या इसके अंदर किस वजह से वो ये अपनी सेलिब्रेट, किन मॉडलिटीज़, किन नॉर्म्स, किन ट्रेडिशंस के, कौन से वैल्यूज़ के ऊपर वो अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट? क्या इंडिपेंडेंस का उसका यही मतलब है कि वो वेगाबॉन्ड्स की तरह वो कब्ज़ा ग्रुप और इस दौर के सबसे बड़े लैंड माफिया हैं, लैंड ग्रैबर्स हैं? क्या ये उनका क्रेडेंशियल्स हैं ऑफ सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस ऑफ सो कॉल्ड 15 अगस्त?
This is a black day, a black slap on India's democracy, on its entire face. मिशाल मलिक साहबा, इस टर्मिनोलॉजी वैगाबॉन्ड और इसके अलावा जो हमारे अपने अंदर से मौजूद लोग ट्रेटर के तौर पर उनके साथ मौजूद रहते हैं, उनको आप क्या नाम देंगी? आई एम टॉकिंग अबाउट महबूबा मुफ्ती साहिबा एंड ऑल अदर रिस्पॉन्सिबल सो कॉल्ड, जो कि मकबूजा वादी कश्मीर से हैं, जो APC में उनके साथ बैठते हैं, उनको क्या नाम देंगी आप? देखिए, ये एक दो वहाँ पे ख़ानदान है, कोई ज़्यादा लोग नहीं है। एक अब्दुल्लास का है, एक मुफ्तीज़ का है, एक दो और हैं, चंद गिने चुने 4-5 ख़ानदान हैं जिन्होंने 70 सालों से इनके जो है हिंदुस्तान की सरकार की बूट पॉलिश किए हैं। और इन्होंने जब भी कोई झूठे वहाँ इलेक्शंस हुए, क्योंकि कश्मीरी आपको पता है हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं मानते इलेक्शंस, और हिंदुस्तान की आर्मी की गन के नीचे नहीं मानते। जो भी ये जबरन कराते हैं उसमें 1-2-3% मैक्सिमम वोटर टर्नआउट होता है, और वो भी जाली निकाल के, स्टेटिस्टिक्स निकाल के मैक्सिमम 3% तक या कोई खींच सकते हैं ये। तो ये उनके डमी फेसेस होते हैं सामने। इनको क्या कहना है, इनकी तो ये अपनी मौत खुद देख रहे हैं। 70 साल इन ख़ानदानों को हिंदुस्तान ने यूज़ किया और इन्होंने हिंदुस्तान को यूज़ किया, और कश्मीरियों की लाशों के ऊपर इन्होंने अपनी सल्तनत बनाई और काले कवानीन पास किए अपनी झूठी पपेट असेंबलीज़ के थ्रू, जिसके थ्रू ये आके सो कॉल्ड चीफ मिनिस्टर्स बनते थे। और अब क्या हिंदुस्तान ने किया, इनको डीलिमिटेशन का जब अनाउंस कर दिया है तो उसका यही मतलब है कि इनको उन्होंने मार्जिनलाइज कर देना है, क्योंकि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने हिंदुओं को सीट्स देनी है, हिंदुओं की कॉन्स्टिट्यूंसीज बनानी है, वो भी वो हिंदू पंडित नहीं, कश्मीरी पंडित, बल्कि वो जो इंडिया से आए हैं वहाँ पे उनको सीट्स अलॉट की जा रही हैं ऑन द बेसिस ऑफ रीमैपिंग, जो डीमार्केशन कर रहे हैं मैप्स की। और इसकी 2 यूनियन टेरिटरीज बन रही है और फिर 3 बनने की कोशिशों में लगा हुआ है। तो इनकी तो कोई सीट रहेगी ही नहीं। आप देखेंगे कुछ अर्से के बाद ये बिल्कुल इनको ये डस्टबिन में यूज़ जो इन्होंने कर लिया इनको फेंक देंगे, और यहाँ पे एक मिनी इंडिया आके अपने सो कॉल्ड इलेक्शंस कराने की करेगा और उनको एक मेजॉरिटी में तब्दील करेगा, जिस तरीके से उसने 12 लाख जो है रजिस्टर कर दिए इंडियंस के वोट फ्रॉम मकबूजा जम्मू कश्मीर, एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी के। और किसी तरह के भी इलेक्शंस को, मुमकिना इंतखाबात वगैरह की साजिश को हुर्रियत रहनुमा और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस किसी तौर पर तस्लीम नहीं करेगी, ये तो बात तय है। लेकिन कश्मीर पर भारत के गाज़बाना तसल्लुत को अब 74 साल हो चुके हैं। आपको क्या लगता है कि क्या वजह है कि भारत हमेशा रेफरेंडम कराने से कतराता है? कठपुतली इंतजामिया के लिए वो जाली इलेक्शन तो करवाता है लेकिन रेफरेंडम कराने से कतराता है। व्हाट्स द बेसिक रीजन एंड लॉजिकल रीजन बिहाइंड दैट, मिशाल साहिबा? देखिए, इसका बेसिक रीज़न यही है, प्लेबिसिट, रेफरेंडम, हक़ खुदरादियत, UN की करारदादों की इम्प्लीमेंटेशन और डीमिलिटराइजेशन, डीवेपनाइजेशन से वो इसलिए कतराता है क्योंकि जो आवाम की आवाज़ है वो उनके ख़िलाफ़ है। कश्मीरी आज़ादी चाहते हैं, कश्मीरियों को नफ़रत है हिंदुस्तान ने जो उनके साथ जुल्म किया है, और वो कभी भी हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं थे। और पाकिस्तान सिग्नेटरी है UN की करारदादों का, और कश्मीरी प्रिंसिपल पार्टी हैं, और पाकिस्तान ने भी हमेशा उनको सपोर्ट किया। मगर अब जो घिनौना प्लान है हिंदुस्तान की तरफ से कि 1-2 सालों के अंदर यहाँ इंडियंस को एक मेजॉरिटी में सेटल कर दिया जाए, उनको वोटर राइट्स, रेजिडेंसीज, डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स इशू किए जाएं, और फिर उसके बाद यहाँ पे प्लेबिसिट या रेफरेंडम कराया जाए, तो वो सबसे ख़तरनाक बात है कि हमारी इतनी कुर्बानियाँ, कितनी दिहाइयों की कुर्बानियाँ, कितना जुल्म हुआ कश्मीरियों के साथ, हम डटे रहे। मगर इस जो इसने अब जो ये इक़दाम उठाया है, खूनी इक़दाम 5 अगस्त के बाद, इसको जब तक ये रोका नहीं जाएगा, इंटरनेशनल कोर्ट, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, हिंदुस्तान के ऊपर सैंक्शंस नहीं लगाए जाएंगे वायलेटिंग द राइट ऑफ द पीपल ऑफ अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी टू चेंज विच इज़ इलीगल फॉर जेनीवा कन्वेंशन की वायलेशन हिंदुस्तान इस वक्त कर रहा है, बहुत ब्लेटेंटली कर रहा है। फिर उसके साथ साथ UN की करारदादों को सरपास कर रहा है, फिर जेनीवा कन्वेंशन के साथ ह्यूमैनिटेरियन लॉ, इंटरनेशनल लॉ को, तो ये, और यहाँ तक कि जो बायलैटरल ट्रीटीज़ हैं इंडिया और पाकिस्तान की, उनको भी साइड पे करके अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ के उसने ये जो पहले उनकी आर्मी आई अब उनकी आवाम आके कब्जा करी है, तो इसको कैसे फाइट करना है? तो जब तक इसके ख़िलाफ़ कोई एक लीगल स्ट्रैटेजी नहीं बनेगी, लीगल सेल नहीं बनेगा फॉरेन ऑफिस की तरफ से, बहुत सॉलिड हमें एक लीगल पॉलिसी चाहिए to combat it, and Pakistan can do it because Pakistan is a party to the dispute and Pakistan supports the Kashmiris. पाकिस्तान बिल्कुल सपोर्ट कर रहा है कश्मीरीज को, इसमें तो कोई दूसरी राय ही नहीं है।
मिसाल मलिक साहिबा, पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस की जानिब से और पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री की जानिब से जो लॉबिंग की जा रही है मकबूजा कश्मीर की कॉज को लेकर, आप बतौर हुर्रियत रहनुमा उस इंटरनेशनल लॉबिंग से पाकिस्तान के लेवल पर मुतमईन हैं या आप समझती हैं कि अभी इसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है? देखिए, हर दम इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि जो जेनोसाइड जो एक क्राइम होता है वो दुनिया का सबसे बड़ा क्राइम है। जब आपने सिर्फ एक इंसान को नहीं कत्ल किया बल्कि आपने उसकी नस्लों को ख़त्म कर दिया है, पूरी कौम को वाइप आउट किया जा रहा है इस वक्त, और वो एक निहत्ती कौम है और इस वक्त लीडरलेस हुई है। सारे जो हमारे अजीम रहनुमा हैं उनको जेलों में बंद किया हुआ है। पाकिस्तान खुशकिस्मत था कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को इस तरह का टॉर्चर नहीं देखना पड़ा, वरना ये ख्वाब होता कि हम पाकिस्तान में हमें जो एक आइडेंटिटी मिली है लोगों को, यहाँ पे कश्मीरी कौम जो है जिस कर्ब से गुजरी है, पाकिस्तान जो भी कुछ कर रहा है इंटरनेशनली, कश्मीरी हमेशा शुक्रगुजार है। मगर इस वक्त पाकिस्तान की तरफ से जो कश्मीर डेस्क होने चाहिए एक्टिव, वेरी एक्टिव कश्मीर एम्बेसीज के अंदर, उसके साथ क्वार्टरली इंटरनेशनल कश्मीर के ऊपर कॉन्फ्रेंसेस करानी चाहिए पाकिस्तान को, ग्लोबली उसके ऊपर इंटरनेशनल लेवल की डॉक्यूमेंट्रीज बनानी पड़ेंगी, कश्मीर के ऊपर एनवॉयज़, ग्लोबल एनवॉयज़ नॉमिनेट करने पड़ेंगे, और यूएन के अंदर बहुत सख्त लॉबी करने की ज़रूरत है। वहाँ पे यूएन की कमेटीज़ हैं, रैपिटोर्स हैं, कमीशंस हैं, फिर उसके साथ साथ अब तो इस पूरे महीने के अंदर दंदना रहा है हिंदुस्तान वहाँ पे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इंटरनेशनल थिंक टैंक्स के साथ वर्क किया जाए, इंटरनेशनल लॉबिंग फर्म्स को हायर किया जाए, कि स्ट्रैटेजिस्ट जो हैं बाहर के, ख़ास तौर पे परमानेंट 5 ममालिक के, उनके साथ रब्ते किए जाएँ। और अब तो चाइना P5 में है और इसका मेन कंसर्न है, CPEC गुजर रहा है कश्मीर से, और LAC का मामला आ गया है लद्दाख का, तो बहुत इंटरेस्ट है चाइना का। अमेरिका में जो बाइडन ने अपनी इलेक्शन कैंपेन के अंदर बहुत सपोर्ट किया था ह्यूमन राइट्स के एलिमेंट को कश्मीर के अंदर, रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स, तो अब वो कहाँ गए उसके ऊपर हम लॉबी करें। जो परमानेंट 5 ममालिक हैं, चाहे वो फ्रांस, और हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ केस होना चाहिए इंटरनेशनली कि इलीगल है हिंदुस्तान के साथ कोई भी मुल्क डिफेंस ट्रेड करे, चाहे वो पेलेट्स हों, चाहे वो ग्रेनेड्स हों, चाहे वो बुलेट्स हों, चाहे कोई भी वो सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हों, क्योंकि वो यूज़ किए जाते हैं, एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं अनआर्म्ड सिविलियंस और अनआर्म्ड लोगों के ऊपर जो कश्मीरी हैं, जिसके बहुत से एम्पल प्रूफ्स हैं। तो ट्रेड टाइज, डिफेंस टाइज जो ट्रेड है इनका रुका जाए इंटरनेशनली। एब्सोल्युटली। एक लास्ट क्वेश्चन है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने गुज़िश्ता दिनों आज़ाद कश्मीर के अंदर मुख्तलिफ खिताबात में आज़ाद कश्मीर के लिए रेफरेंडम करने की बात की थी कि आज़ाद कश्मीर के पाकिस्तानी पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते हैं। आप बतौर हुर्रियत रहनुमा उनके इस बात की हिमायत करती हैं या नहीं करती हैं मिसाल मलिक साहिबा? देखिए, उन्होंने बहुत ओपनली बात की वहाँ जो कश्मीरी कौम है, क्योंकि पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है ये कि एज़ पर दी एस्पिरेशंस ऑफ कश्मीरी, अटूट अंग हिंदुस्तान कहता है पाकिस्तान की वो शहरग है, मगर पाकिस्तान की तरफ से कभी भी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। पाकिस्तान ने हमेशा ओपनली कश्मीरियों की जो विल है, उनकी उमंगें हैं, उनकी रिस्पेक्ट की है और राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात की है, यूएन की करारदादों की बात की है। तो उसी स्पिरिट के अंदर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने जो बात की है, ताकि कश्मीरियों को ये एहसास हो कि किसी सूरत भी उनके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की जा रही, ये दिल का रिश्ता है और ये दिल से ही फैसले किए जाते हैं कि कश्मीरी क्या चाहते हैं। वेरी राइट। मिसाल मलिक साहिबा हुर्रियत रहनुमा हमारे साथ मौजूद थी और आज के इस प्रोग्राम में हमने तर्जुमान दफ्तर खारजा और हुर्रियत रहनुमा मिसाल मलिक साहिबा से बात की कि पाकिस्तान और मकबूजा कश्मीर के अंदर भारत के यौम आज़ादी को यौम स्याह के तौर पर मनाया जा रहा है, क्योंकि गसबाना कार्रवाइयाँ मकबूजा वादी कश्मीर के कश्मीरियों के ऊपर भारत की और भारतीय आर्मी की ख़त्म नहीं हो रही हैं। आज भी औरतों की इस्मत दरी हो रही है, उनके हुकूक पामाल हो रहे हैं, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, और इसके बावजूद पूरी दुनिया अपनी आंखें बंद किए हुए बैठी है। हम चाहते हैं कि दुनिया इस तरफ देखे और इस मामले को हल करने के लिए पेशकदमी करे। आज की नेशनल डिबेट से जमील फारूकी को इजाज़त दीजिएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।